क्लिनिकल फीचर्स हम बात करते हैं। एटिपिकल निमोनिया के ऑर्गेनिजम्स हमने देखे थे और हमने कहा था कि ना ही कल्चर पे ग्रो करते हैं ना स्टेनिंग करते हैं। कौन से ये ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। बस हम ये पढ़ने लगे हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट जो है वो टिपिकल निमोनिया का है या एटिपिकल निमोनिया का है। तो एटिपिकल निमोनिया के अंदर जो है क्या होगा, हेडेक होगा। वहाँ पे हेडेक था नहीं, यहाँ पे पेशेंट सर दर्द का कंप्लेन करेंगे, गला सोर थ्रॉट, गला उनका ख़राब होगा। देन उनको फटीग हो गए, मेल्जियाज होंगे, थकावट हुई होगी, ड्राई कफ होगी। डिफरेंस चेक करें, टिपिकल में पुरलेंट किस्म की कफ आ रही थी, स्पूटम पुरलेंट था, तो यहाँ पे कोई स्पूटम प्रोडक्शन नहीं होती। यहाँ पे फीवर्स तो होते हैं लेकिन चिल्स आर अनकॉमन। मतलब ये सारे जो हैं एटिपिकल से टिपिकल का डिफरेंस आ रहा है क्लिनिकल फीचर्स का। यहाँ पे हेडेक है, माइल्जियाज है, यहाँ पे स्पूटम प्रोडक्शन नहीं हो रही, यहाँ पर जो है वो चिल्स उस तरह के नहीं है। सो दिस इज़ द डिफरेंस। आपको पता चल रहा होगा कि क्या डिफरेंस चल रहा है दोनों के क्लिनिकल फीचर्स में। एटिपिकल इसलिए इसको कहते हैं कि ये निमोनिया का जो क्लिनिकल पिक्चर होती है उससे हट के शो करते हैं और उसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। देन साइंस हम नोट करेंगे कि देखें पल्स, आपको पता होगा कि जिस भी पर्सन को फीवर होता है, बुखार होता है, जब उनकी पल्स लेते हैं तो पल्स उनकी ज़्यादा होती है। लेकिन इन पेशेंट्स के अंदर जो एटिपिकल निमोनिया के लोग होते हैं इनके अंदर पल्स जो होती है उसकी टेम्परेचर के साथ वो वाली एसोसिएशन नहीं होती, डिसएसोसिएशन होती है कि नॉर्मल पल्स होती है इतने सख्त बुखार के अंदर भी। It means this is suggestive of atypical pneumonia. Remember this. Pulse is disassociated. देन इसमें आपको वीजिंग मिलेगी, रोंकायोक्रैकल्स मिलेंगे, वीजिंग अगेन बिकॉज ऑफ द नैरोड एयरवेज एंड ऑल दैट, और वीजनिंग साउंड एंड रोंकाई जो कि आप ऑस्कल्टेट करते हो, क्रैपिटेशंस जो है वो आपको जो है वो मैंने आपको बता दिए बहुत दफ़ा, क्रैकल्स भी उसको कहते हैं। एंड चेस्ट एक्सरे देखें, वहाँ पर आपको चेस्ट एक्सरे कैसा मिल रहा था, कंसोलिडेशन मिल रही थी और जो है इन्फिल्ट्रेट्स मिल रहे थे लोबार में या लोब्स में या मल्टी लोब्स में, डिपेंडिंग अपॉन द सेवेरिटी। यहाँ पे आपको जो है इन्फिल्ट्रेट्स मिलते हैं डिफ्यूज़ रेटिकुलो नोड्यूलर। डिफ्यूज़ मतलब फैले हुए हैं, और एब्सेंट और मिनिमल कंसोलिडेशन मतलब उस तरह की कंसोलिडेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलती। सो दीज आर द डिफरेंसेस इन द टिपिकल एंड एटिपिकल निमोनिया। तो हम इसके ये आपके डेविडसन के जो है क्लिनिकल फीचर्स हैं, यहाँ से आप देख लें। यहाँ पे रस्टी कलर स्पूटम का बताया हुआ है कि वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के केस में होता है, एंड बाकी वो तकरीबन सारी चीज़ें सेम है, और जो हमने टेबल की फॉर्म में भी देख ली हैं क्या आप रीड कर लें। अब हम इसका सिनेरियो डिस्कस करते हैं। 68 ईयर्स ओल्ड मेल प्रेजेंट्स विद अ हिस्ट्री ऑफ फीवर, बुखार है, राइगर्स हैं, चेस्ट पेन है, देन पुरलेंट स्पूटम फॉर द लास्ट 3 डेज़। सो ये सारी चीज़ें आपको किसकी तरफ लेके जा रही हैं, फीवर्स, राइगर्स, चेस्ट पेन, पुरलेंट स्पूटम है, 3 दिनों से है, मींस एक्यूट ऑनसेट है। ही ऑल्सो हैज़ 2 एपिसोड्स ऑफ हेमोप्टिसिस, ब्लड जो है वो आ रहा होता है इन लोगों का मोस्टली रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स की वजह से। कंफ्यूज्ड है सिंस मॉर्निंग। अब ये कंफ्यूजन जो है ये क्या होती है, कब स्कोर होता है उसमें हमने देखना होता है, हम बाद में देखते हैं। और टेम्परेचर उसका जो है 104 है, पल्स उसकी मतलब उसको बुखार है, उसकी पल्स जो है वो ज़्यादा हुई है, बीपी उसका जो है वो ड्रॉप किया हुआ है, और रेस्पिरेटरी रेट देखें उसका ज़्यादा हुआ है, ब्रोंकियल ब्रीदिंग है, कोर्स क्रैपिटेशंस ऑफ द लेफ्ट लोअर चेस्ट। देन देखें जस्ट आप देखें कि किस तरह के सिनेरियो आते हैं। यंग मेल है और वो जो है हिस्ट्री दे रहा है ऑफ फीवर, कफ, प्रोडक्टिव ऑफ रस्टी स्पूटम, जैसे अभी हमने देखा स्ट्रेप्टोनिमोनिया के केस में होता है, फीवर, कफ, प्रोडक्टिव एंड प्लूरेटिक चेस्ट पेन फॉर द लास्ट 2 डेज़। मतलब प्लूरेटिक मीन्स कि उसको जो है ना अब वो भी हो गया है, मीन्स के उसको जो है वो प्लूरलिटिक एफ्यूजन भी हो गई है। देन चेस्ट रेडियोग्राफ शोज़ द पैरेन्काइमा इन्फिल्ट्रेट्स, तो पैरेन्काइमल इन्फेक्शन है। देन देखें एयर कंडीशनिंग की चीज़ आ जाती है। कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है एयर कंडीशनिंग में, लेजिनेला। होटल के अंदर डेवलप्स द हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स एंड राइगर्स आफ्टर द शॉर्ट प्रोड्रोम ऑफ एचीज एंड माइल्जियास। So atypical features are there. On the day of admission, he develops diarrhea and becomes mentally confused on examination. उसको जो है कफ है with sputum production, हो भी सकता है sputum production, ज़रूरी नहीं है कि sputum production ना हो भी सकती है atypical के केस में. His right chest posteriorly is in the
इन द इंफ्रास्कैपुलर एरिया इज़ डल एंड परकशन, मतलब कोई फ्लूइड है नीचे, एंड हैज़ अ पैच ऑफ ब्रोंकियल ब्रीदिंग। ब्रोंकियल ब्रीदिंग क्या होती है इसके बारे में हम जो है वो मैं आपको बता दूंगी। इन अभी तो ये टॉपिक चल रहा है ब्रोंकियल और वेसिकुलर ब्रीदिंग। जस्ट रिमेंबर, जो वेसिकुलर ब्रीदिंग होती है वो नॉर्मल होती है, ब्रोंकियल ब्रीदिंग जो होती है डैट इज़ एब नॉर्मल। अभी तक आप ये याद करें बस। स्टेप अप पे वो उस पर आपको मिलेगा, ये जो आपका बेड साइड वहाँ पे आपको डिफरेंस मिलेगा, मैं आपको बता भी दूँगी, ठीक है। थोड़े से टॉपिक्स हो जाते हैं ना, फिर इंशाल्लाह टाइम मिलता है तो साथ कवर करवा दूँगी इन चीज़ों को। 30 ईयर्स ओल्ड मैन है, एसिम्टोमेटिक था, पहले डेवलप सडन राइट साइडेड चेस्ट पेन फॉलोड बाय डिस्निया, then examination mild cyanosis and breath sounds are diminished. On percussion there is resonant tone on the affected side. तो देखिए एसिम्टोमेटिक है, चेस्ट पेन है उसको, और फिर उसको सांस में मसला शुरू हो गया और सडन है। एग्जामिनेशन माइल्ड साइनोसिस, ब्रेथ साउंड्स आर डिमिनिश्ड, ऑन परकशन देयर इज रेजोनेंट टोन। अब देखें कि जो रेजोनेंट टोन है ना वो आपको शो करिए कि यहाँ पे एयर है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट साइज को हम बाद में डिस्कस करते हैं। जस्ट रिमेंबर ऊपर वाले। सो हमने बात करनी है कि डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट की तरफ हम जा रहे हैं अब। तो जनरल अप्रोच टू डायग्नोसिस ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया, सबसे पहले कहते हैं सबसे पहला आपका जो टास्क है ना वो ये होता है कि आपने ना, अच्छा ये वाला जो है ना आई थिंक कैप्लान से लिया हुआ है, इस तरह की लाइंस जो है ना कैप्लान की होती हैं। ये आपका जो है ना कैप्लान की ही होगा, बल्कि हाँ ये आपका क्लिनिकल पर्लिस्ट स्टेप अप पे लिखा हुआ है ये वाला। जनरल अप्रोच टू डायग्नोसिस ऑफ CAP, देखिए सबसे पहले आपने डिफरेंशिएट करना होता है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। निमोनिया इज़ अ लोअर ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हम सबको होता है, फ्लू हो गया, कफ हो गई, और इस तरह की सारी चीज़ें जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की होती हैं, लाइक नेज़ल डिस्चार्ज है, सोर थ्रोट है, कान में दर्द है, ये सारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के फीचर्स होते हैं। तो आपने सबसे पहले डिफरेंशिएट करना होता है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ये सबसे पहले डिफरेंशिएट करने के बाद जब आपको पता चला कि नहीं यार इसके अंदर तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो नेक्स्ट आपका काम ये है कि आपने डिफरेंशिएट करना है कि ये निमोनिया है या एक्यूट ब्रोंकाइटिस है। क्योंकि जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं ना, कफ, स्पूटम, फीवर, डिस्निया, ये दोनों में जो है ना तकरीबन सेम होते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करना होता है आपने क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और निमोनिया को। इसको मैं आपको कैप्लान की लाइन है बहुत अच्छी, वो मैं आपको दिखाऊंगी इसके लिए कि हाउ यू डिफरेंशिएट द निमोनिया एंड ब्रोंकाइटिस। तो आपने इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि एक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस भी होता है, तो उन सब के फीचर्स हम मैच कर रहे होते हैं। देन आपका जो है वो फर्स्ट इनिशियल टेस्ट जो है वो क्या होना चाहिए, चेस्ट एक्सरे। वो आपका मेथड होगा जो आपको बताएगा कि निमोनिया है या फिर एक्यूट ब्रोंकाइटिस है। सो ये आपका एक इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन वैसे आप क्लिनिकली मुश्किल होता है कि आप इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करें। सो ये आपका डायग्नोस्टिक जो है ना एक है कि सबसे पहले आपने डिफरेंशिएट करना है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या लोअर है। अगर आपको पता चला है कि लोअर है, फिर आपने डिफरेंशिएट करना है निमोनिया और एक्यूट ब्रोंकाइटिस को बाय द चेस्ट एक्सरे। तो डायग्नोसिस में आप क्या करते हो, अभी हमने ऊपर एक पिक्चर भी देखी कि हमने जो है चेस्ट का जो है वो पोस्टरो एंटीरियर जो है व्यू लेना है, लैटरल व्यू लेना है चेस्ट का, टू कंफर्म द डायग्नोसिस। सो कन्फर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस के लिए आप इसका व्यू लोगे। कंसिडर सेंसिटिव, अगर चेस्ट एक्सरे जो है नॉट सेंसिटिव suggestive of pneumonia, do not treat the patients with antibiotics. After treatment, changes evident on the chest x-ray usually lag behind the clinical response up to 6 weeks. Then changes include कौन सी होती हैं वो हमने ऊपर भी देखी कि इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट्स हैं, लोबार कंसोलिडेशन आपको मिल सकती है, कैविटेशन मिल सकती है। देन स्टेन एंड कल्चर हम करवाते हैं, जिसमें वी हैव द स्पूटम ग्राम स्टेन। स्पूटम आप लेते हो, स्पूटम ठीक है, उसकी दो चीज़ें करवाते हो, एक उसकी ग्राम स्टेनिंग करवाते हो और दूसरा कल्चर करवाते हो। स्पूटम की जब ग्राम स्टेनिंग करवाते हो तो ट्राई टू ऑब्टेन ऑल पेशेंट, सबकी स्पूटम की जो है आपने करवानी है ग्राम स्टेनिंग। Commonly contaminated with the oral secretions. A good specimen has a sensitivity of 60% and specificity of 85% for identifying the gram-positive cocci in chain Streptococcus pneumonia. देन आता है स्पूटम स्टेनिंग के बाद स्पूटम कल्चर। स्पूटम कल्चर ये भी आपने सारे लोगों को जो है जिनको हॉस्पिटलाइज करना है उन सब का स्पूटम कल्चर लेना होता है।
स्पेसिफिसिटी इज़ इम्प्रूव्ड इफ़ द प्रीडोमिनेंट ऑर्गेनिज्म जो ग्रो कर रहा है कल्चर में वो ग्राम स्टेन के साथ है, मतलब जो ग्राम स्टेन पे आपको ऑर्गेनिज्म आपको मिला था वही आपको कल्चर पे मिल रहा है, इट मीन्स दैट दिस इज़ दैट ऑर्गेनिज्म। देन स्पेशल स्टेन्स ऑफ द स्पूटम इन सिलेक्टेड केसेस जो आप यूज़ करते हो वो कौन से हैं, यू नो दैट कि अगर माइकोबैक्टीरियम है तो उसके लिए एसिड फास्ट है, अगर आपको लग रहा है कि इसको टीबी की वजह से नमूनिया हुआ है तो आप ये वाला करवा लोगे। अगर आपको लग रहा है कोई फंगस है ये दूसरा वाला जो ऑर्गेनिज्म है न्यूमोसिस्टाइटिस, इसकी वजह से आप सिल्वर स्टेनिंग करवाओगे फॉर HIV और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स। देन इज़ द लेजोनेला, लेजोनेला के लिए जो है आप करवाते होते हो, एक तो आपके पास हिस्ट्री होगी कि पेशेंट जो हैं वो इस तरह से कंटामिनेटेड टैंकियों के थ्रू इस तरह ज़्यादा से लोगों को होगा, मोस्टली हिस्ट्री होगी कि ज़्यादा से लोगों को ये वाला नमूनिया हो गया, काफ़ी लोग होंगे होटल्स में उनको सबको हुआ होगा। और इसके अलावा हिस्ट्री के अलावा जो है एक तो एटिपिकल नमूनिया के साइंस आ रहे होंगे क्लिनिकल फीचर्स में, आप चेस्ट एक्सरे करवाओगे तो वो सारा कुछ, तो इसके लिए फिर आप स्पेशल स्टेनिंग यूज़ करते हो, क्योंकि नॉर्मल जो स्टेनिंग का एक होता है जो हम सब के लिए यूज़ करते हैं वो ये फॉलो नहीं करते, तो इसके लिए स्पेशल स्टेन होता है, स्पेशल हम करते हैं जो मेथड है दैट इज़ यूरिनरी एंटीजन। हम इसकी जो है यूरिन में एंटीजन चेक करते हैं लेजोनेला की, तो दैट टेस्ट इज़ वेरी सेंसिटिव। एंटीजन जो है वो यूरिन में होती है, इवन अगर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लें फिर भी जो है हफ्तों तक जो है उसकी यूरिन में एंटीजन रहती है, तो हम जो है उसका यूरिन एंटीजन टेस्ट करते हैं इफ़ यू आर सस्पेक्टिंग द लेजोनेला। देन कंसिडर द 2 प्री ट्रीटमेंट ब्लड कल्चर्स फ्रॉम डिफरेंट साइट्स। ट्रीटमेंट देने से पहले आपने ब्लड कल्चर्स लेने हैं, तो अभी तक हमने स्पूटम कल्चर लिया, स्पूटम ग्राम स्टेनिंग दी, यूरिनरी एंटीजन ऐसे कर लिया फॉर द लेजोनेला, और ब्लड कल्चर्स आपने ले लिए। अब स्पूटम कल्चर के अलावा ब्लड कल्चर्स फ्रॉम डिफरेंट साइड्स, ब्लड कल्चर पॉजिटिव इन 5 to 15% केसेस। ये डेविडसन का आपका टेबल है, अगर आपको आता है इन्वेस्टिगेशंस लिखने के लिए तो आप इस तरह से लिखोगे कि सबसे पहले आप ब्लड की लिखोगे कि ब्लड में आपने क्या क्या करवाना है, CBC करवानी है, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स करवाने हैं, LFTs करवाने हैं, इसके अलावा ESR है, सी रिएक्टिव प्रोटीन है, ब्लड कल्चर है, कोल्ड एग्लूटिनेंट्स है, और इसके अलावा ABGs हैं। बात करते हैं फुल ब्लड काउंट की, तो फुल ब्लड काउंट में ऑब्वियसली क्या आपको मिलेगा, क्योंकि एक इन्फेक्शन है तो WBC काउंट आपको ज़्यादा मिलेगा। न्यूट्रोफिल ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगी, अगर न्यूट्रोफिल ज़्यादा मिलते हैं तो बैक्टीरिया होगा। अगर आपको हिमोलिटिक इलीमिया के साइंस मिल रहे हैं, मतलब लाइक आपको रेटिकुलोसाइट्स ज़्यादा मिल रहे हैं, या आपको जो है वो हिमोलिटिक एनीमिया के सारे साइंस मिल रहे हैं, तो यू विल कंसिडर द माइकोप्लाज्मा। रिमेंबर दिस, माइकोप्लाज्मा की एक बात हमने पढ़ी कि ये एटिपिकल है, मोस्ट कॉमन। दूसरी हमने बात पढ़ी कि ये जो है यंग हेल्दी पेशेंट्स में होता है, में जो लोग होते हैं उनके अंदर होता है। तीसरी बात आपने याद रखनी है, इसमें कोल्ड एग्लूटिनिन टेस्ट होता है, वो पॉजिटिव होता है, मींस कि ये जो है हिमोलिटिक एनीमिया जो है कॉज करता है ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से बॉडी में हिमोलिटिक एनीमिया की CBC आती है। सो ये आपका काम हो गया कि अगर आपसे कोई पूछता है कि CBC आप क्यों करवा रहे हो, सो यू विल एक्चुअली से दिस। देन यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट्स करते हैं। यूरिया जो है इट इज़ मार्कर ऑफ स्वेरिटी, हाइपोनेट्रीमिया मार्कर ऑफ स्वेरिटी, अगेन क्योंकि नमूनिया जो है ना एक सिस्टमिक इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, यू हैव टू एक्चुअली चेक द सिस्टम्स टू। यू विल चेक द यूरियन इलेक्ट्रोलाइट्स, देन द लिवर फंक्शन टेस्ट्स। abnormal if basal pneumonia inflames liver, hypoalbuminemia marker of severity again. Then ESR and C-reactive protein ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं, अगेन CBC, ESR, CRP ये तो आप करवाते हो, बेस लाइन होती है। देन ब्लड कल्चर आप करवाओगे तो आपको बैक्टीरिया मिलेगा, तो दैट इज़ मार्कर ऑफ सेवेरिटी कि अब बॉडी के वो जो ऑर्गेनिजम्स लंग्स में बैठे हुए थे वो ब्लड में भी आ गए हैं। कोल्ड एग्लूटिनेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइकोप्लाज्मा में 50% केसेस में आपको पॉजिटिव मिलता है। देन ABGs आप करवाओगे, ऑब्वियसली निमोनिया का मैंने आपको बताया कि गैसेस एक्सचेंज में मसला होगा तो ऑक्सीजन की सैचुरेशन जो है वो 93% से कम मिलेगी, या क्लिनिकल फीचर्स फेयर हैं तो फिर आपने जो है उसको उसके वेंटिलेटरी फेलियर एसिडोसिस को चेक करना है ABGs के थ्रू। सो दीज आर द इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द ब्लड, CBC, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स, LFTs, ESR, CRP, एंड देन द ब्लड के अलावा जो है आपका आ जाएगा ये कोल्ड एग्लूटिनेंट्स हैं, ABGs हैं। दैन स्पूटम में आप क्या करवाते हो, स्पूटम में आप स्पूटम के सैंपल्स लेते हो जिसमें आप ग्राम स्टेनिंग करवाते हो, कल्चर करवाते हो, एंटीमाइक्रोबियल सेंसिटिविटी टेस्टिंग जो ऊपर हमने बात की, ओरोफ्रेंजियल स्वैब लेते हो जिसमें आप PCR करवाते हो फॉर माइकोप्लाज्मा, ये जैसे हम कोविड का भी करवाते हैं, ओरोफ्रेंजियल स्वैब लेके PCR करते हैं, दैट इज़ द केस। यूरिन में आप क्या करवाते हो, न्यूमोकोकल या लेजोनेला की एंटीजन चेक करते हो। तो मैंने पहले आपको बताया
तो यूरिन में आप लेजेंडरा की चेक करते हो, इसके अलावा निमोनिया की चेक करते हो। देन चेस्ट एक्सरे करवाते हो। चेस्ट एक्सरे में जो है वो डिफरेंट आपका आएगा। अगर लोबार होगा तो फिर आपकी जो है वो कंसोलिडेशन लोब की फॉर्म में, लोब के अंदर होगी। एयर ब्रोंकोग्राम, एयर फिल्ड ब्रोंकाई अपीयर ल्यूसेंट अगेंस्ट द कंसोलिडेटेड लंग टिश्यू में भी प्रेजेंट। बस याद रखें लोबार निमोनिया के केस में आपको चेस्ट एक्सरे लोब्स में मिलेगा, जन ब्रोंको निमोनिया के केस में लोब्स में ना ऐसे लोब होती है ना, तो ये कंसोलिडेशन होगी। लेकिन ब्रोंको निमोनिया में ना ऐसे ऐसे होगा, मतलब कि पैची कंसोलिडेशन होगी। सो दिस इज़ ब्रोंको निमोनिया। दैन कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? पैरानिमोनिटिक इन्फ्यूजन हो सकती है, जैसे मैंने बात की। प्लूरेटिक फ्रिक्शन रब आपको मिलेगा और डल ऑन परकशन मिलेगी। प्लूरल फ्यूजन के केस में पेशेंट प्लूरेटिक पेन कंप्लेन कर सकता है। सो ये कॉम्प्लिकेशन है, एब्सेस कॉम्प्लिकेशन है विच इज़ ऑल्सो नोन एज एम्पाइमा। इसको हम बाद में कॉम्प्लिकेशंस को देखते हैं। स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है इसके आपको मिलेगी, मतलब ये कि चेस्ट एक्सरे पे आपको कॉम्प्लिकेशंस की चीज़ें मिल सकती हैं। स्टेफ ऑरियस के केस में मल्टी लोबार शेडोइंग मिलेगी, कैविटेशंस मिल सकती हैं, एब्सेसेस मिल सकती हैं। दैन प्लूरेटिक फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड आप एस्पायर करते हो, जस्ट लाइक जैसे किसी को साइटिस हो जाती है तो आप साइटिस टैप करते हो, उसी तरह प्लूरिक फ्यूजन है तो आप प्लूरल फ्यूजन के लिए उसका एस्पायरेट लोगे, उसका कल्चर करवाओगे, तो ये आपका हो जाएगा अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के थ्रू। सो ब्लड, स्पूटम, चेस्ट एक्सरे मेन थिंग्स। देन प्लूरल फ्लूइड, यूरिन है, देन ओरोफ्रेंजल स्वैब है और ये सब कुछ। उसके अंदर बाकी इन्वेस्टिगेशंस आपने इसी तरह लिखनी है। देन हम बात करते हैं कि हाउ विल यू एक्चुअली ट्रीट द पेशेंट्स ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। सो अगर आपसे डोजेज़ याद होती हैं तो कर लें, नहीं होती ना करें, लेकिन बेस्ट यही है कि डोजेज़ याद करें। अनकॉम्प्लिकेटेड केस है तो हम एमॉक्सिसिलिन देते हैं। आपको पता है कि ये क्लिनिक्स पे भी कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है तो ये दोनों चीज़ें तो चलती रहती हैं, एक एज़िथ्रोमाइसिन और एक एमॉक्सिसिलिन। तो एमॉक्सिसिलिन जो है ये 3 टाइम देनी है, क्योंकि वैसे नॉर्मली आपको पता है हम 3 से 5 दिन के लिए लोगों को या 7 दिन के लिए देते हैं, ट्वाइस अ डे। लेकिन ये निमोनिया का केस है लेकिन अनकॉम्प्लिकेटेड है तो हम 3 दफ़ा दिन में ओरली जो है 500 mg की जो है एमॉक्सिसिलिन देंगे। अगर पेशेंट को पेनिसिलिन से एलर्जी है तो फिर आप क्या चूज़ करेंगे? मैक्रोलाइड। कौन सा? क्लेरिथ्रोमाइसिन। वही डोज़ है 500 मिलीग्राम्स की, बस ये है कि ये थोड़ी सी एक हाई सी हो जाती है तो हम इसको दिन में 2 दफ़ा कर देते हैं। या हम एरिथ्रोमाइसिन यूज़ कर सकते हैं, क्लेरिथ्रो की जगह उसकी भाई यूज़ कर लो। एरिथ्रोमाइसिन सेम डोज़ है 500 mg की, 4 टाइम्स डेली। वो ट्वाइस थी, ये 4 टाइम्स दे देंगे। देन स्टेफिलोकोकस इज़ कल्चर्ड और सस्पेक्टेड। तो स्टेफिलोकोकस के लिए रिमेंबर यू विल गिव द फ्लूक्लोक्सासिलिन विच इज़ एक्चुअली 4 टाइम्स डेली IV देते हो 1 to 2 ग्राम्स की। एंड इसके अलावा जो है क्लेरिथ्रोमाइसिन जो है 500 वही डोज़ है, ट्वाइस डेली IV। प्लस मतलब कि आपने दोनों चीज़ें देनी है। क्लेरिथ्रो जो ऊपर आप दे रहे थे, एडिशनल क्या है? फ्लॉक्सासिलिन। दोनों आपने IV देनी है। डोज़ क्लेरिथ्रो की वही है, ट्वाइस है, ऊपर भी ट्वाइस थी। फ्लॉक्सासिलिन जो है वो उसकी थोड़ी डोज़ ज़्यादा है, 1 to 2 ग्राम्स, और एक तो 4 टाइम्स है, मतलब 4 दफ़ा दिन में। देन अगर आपको लग रहा है कि माइकोप्लाज्मा या लेजेनेला है तो उस केस में वही है क्लेरिथ्रोमाइसिन या एरिथ्रोमाइसिन। डोजेज भी वही है, क्लेरिथ्रो की 500 mg 2 टाइम्स डेली और एरिथ्रो की वही डोज है 500 mg 4 टाइम्स डेली। तो ये आपकी आ जाती है माइकोप्लाज्मा और लेजेनेला की। इसके साथ साथ जो एडिशनल होती है डेट इज़ रिफेम्पिसिन, जो कि आप देते हो 600 मिलीग्राम्स। इसकी डोज थोड़ी डिफरेंट है, ट्वाइस डेली इन द सीवियर केसेस IV। देन ये तो थी आपकी कि अगर आपका जो है वो अनकॉम्प्लिकेटेड है और आपके पेशेंट्स जो हैं वो हैं तो अमोक्सिसिलिन, एलर्जिक पेनिसिलिन है तो क्लेरिथ्रोमाइसिन, स्टेफिलोकोकस है तो उसके साथ आप फ्लॉक्सासिलिन ऐड कर दोगे। अगर माइकोप्लाज्मा या लेजेनेला है तो उसके साथ आप रिफेम्पिसिन ऐड कर दोगे। अदरवाइज सेम ही है, क्लेरिथ्रो है, एरिथ्रो है, और डिफरेंट क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अगर सीवियर केस है तो इसमें आप थोड़ी सी क्या करते हैं कि प्लस कर देते हैं। मीन्स आपने बहुत सी दवाइयाँ देनी है। क्लेरिथ्रो है वही है 500 mg ट्वाइस डेली IV है। एरिथ्रोमाइसिन वही है 500 mg 4 टाइम्स डेली IV है, वही डोज है, वही सब कुछ है। और प्लस आपने क्या करना है? एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लेवोनोलिक एसिड, जो उसका कॉम्बिनेशन होता है 1.2 ग्राम्स 3 टाइम्स डेली IV, या उसकी जगह आप सेफ्ट्राइक्सोन यूज़ करते हो, सेम है 1 to 2 ग्राम्स डेली IV।
देन सेफोरेक्सिम, अगर आपके पास सेफ्ट्राक्सोन नहीं है तो सेफोरेक्सिम नहीं मीन्स के चूज़ कर सकते हो। सेफोरेक्सिम 1.5 ग्राम्स 3 टाइम्स डेली, मतलब तीनों जो हैं वो आपकी 3 टाइम्स हैं, लेकिन और 3 टाइम्स हैं और है भी 1 ग्राम, 1 ग्राम टू 1.5 ग्राम। देन एबॉक्सीसिलिन है उसी तरह 1 ग्राम है। ये आपका और एमोक्सिसिलिन 1 ग्राम 4 टाइम्स डेली IV प्लस फ्लॉक्सासिलिन 2 ग्राम्स 4 टाइम्स डेली, मतलब 4 टाइम्स आपने कर देना है। सो ये आपके पास ऑप्शंस हैं। सेम क्या जा रहा है क्लेरिथ्रो एरिथ्रो, और डिफरेंट क्या है इस वियर में कि आप सेफ्ट्राक्सोन ऐड कर रहे हो, और बाकी वो है कि एमोक्सिसिलिन के साथ क्लेवोनेलिक एसिड, अदरवाइज सेम है। सो मैनेजमेंट आपकी यहाँ पे ऑक्सीजन कह रहे हैं दे दें, डेविडसन आपको कह रही है ऑक्सीजन आपने कब देनी है। फ्लूइड बैलेंस, पेशेंट का IV फ्लूइड्स उसके मेंटेन कर लें सब कुछ। ये कर्व है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट UQ है। तो हम नमूनिया को जो है एंड करेंगे अलॉन्ग विद द UQs इन द नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ से आप कर लेंगे, बहुत थोड़ा सा रह गया, ट्रीटमेंट आपका ऑलमोस्ट हो गया।